नमस्कार। 10th क्लास हमारा लेसन चल रहा है संघवाद। उसमें लघुत्तरी में आज क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, संविधान में बदलाव कैसे किया जा सकता है। तो ये कहता है कि केंद्र और राज्यों में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था को बदला जा सकता है, कि जो हमारी केंद्र सूची और राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं वो विषय कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल है। चेंज हो सकता है लेकिन चेंज करने की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये चेंज करना साधारण बहुमत से नहीं होगा। साधारण बहुमत क्यों चाहिए? सरकार बनाने के लिए। कितना होता है साधारण बहुमत? आधे से एक ज़्यादा। तो जिस पार्टी की सरकार होती है इसका मतलब उसके पास साधारण बहुमत तो है, क्योंकि बिना साधारण बहुमत के तो कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए ये कहता है अगर साधारण बहुमत से संविधान में बदलाव करना होता तो कोई भी पार्टी जो सत्ता में है वो संविधान को बदल सकती थी। लेकिन ये कहता है साधारण बहुमत से संविधान बदलना मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि अकेली संसद यानी कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों भी संविधान नहीं बदल सकती। ये कहता है कि संविधान बदलने से संबंधित बिल पहले संसद में आएगा। संसद के 2 सदन हैं, बिल लोकसभा में भी आ सकता है, बिल पहले राज्यसभा में भी आ सकता है। 9th में आपको मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा में यही फ़र्क होता है कि धन बिल पहले लोकसभा में आता है, बाकी कोई भी बिल है वो किसी भी संसद के सदन में आ सकता है। तो ये कहता है कि पहले संशोधन संबंधी बिल है वो संसद में आएगा, संसद के किसी सदन में भी आ सकता है। फिर संसद के जो 2 सदन हैं हमारे, 2 सदनों में 2/3 बहुमत से बिल पास होगा। मान लो लोकसभा से पास हो गया तो फिर बिल जाएगा राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा में बिल पास नहीं होता है तो बिल वहीं रुक जाएगा। संसद में संशोधन का बिल पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। दोनों सदनों से अगर संसद का बिल पास हो जाता है फिर राज्य की जो विधानसभा होती है, बिल हर राज्य की विधानसभा में जाएगा। तो हमारे 28 राज्यों में से कम 14 राज्यों में अगर वो बिल पास होगा, बहुमत कितना? 2/3। साधारण बहुमत से बिल पास नहीं होगा। पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए, फिर बिल जाएगा राज्य की विधानसभा में, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में 2/3 से बहुमत से अगर बिल पास होता है तभी संविधान को बदला जा सकता है। 2/3 बहुमत प्राप्त करना आसान काम नहीं है, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि सरकार बनाने के लिए जो साधारण बहुमत चाहिए वो भी अकेले दल के लिए जुटा पाना मुश्किल है। तो 2/3 बहुमत ज़्यादा होता है। तो संविधान को बदलना आसान काम नहीं है, संविधान को बदलने की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल है। संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम है? तो न्यायपालिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर संविधान संबंधी मामलों में। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि शासन संविधान के अनुसार चलता है, और हमारे जहाँ पर संघीय राज्य हैं वहाँ पर लिखित तथा कठोर कानून बने हुए हैं। ये हमने ऊपर पढ़ाई है कि कानूनों को आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कई बार विधानपालिका ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उस कानून को लागू नहीं करने देगी। न्यायपालिका को अगर लगता है कि संसद के द्वारा बनाया गया ये कानून संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका उस कानून को लागू करने से रोकती है।
तो विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कारण ही संविधान के खिलाफ, क्योंकि अगर विधानपालिका, कार्यपालिका कोई ऐसा कानून लेकर आती है तो न्यायपालिका उनको ऐसा कानून लागू नहीं करने देगी। इसीलिए न्यायपालिका को हम संविधान का रखवाला भी कहते हैं कि न्यायपालिका संविधान के साथ गलत छेड़छाड़ नहीं करने देगी। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है कि हमने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। तो हमें पता कि हमारा देश बहुत बड़ा है। अकेली केंद्र सरकार के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो हर शहर का, हर गांव का ध्यान रख सके, हर शहर, हर गांव की समस्या का समाधान कर सके। इसलिए हमने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया ताकि अकेली केंद्र सरकार पर बोझ ना हो। हमने कुछ पावर राज्य सरकार को दी। फिर हमें लगा कि राज्य सरकार पर भी बोझ ज़्यादा हो रहा है, तो हमने राज्य सरकार की कुछ पावर किसको दे दी? हमारी स्थानीय सरकार को। दूसरी चीज़ एक और भी है, मैंने कल भी बताया था कि स्थानीय स्तर की जो समस्या है, अभी गाँव में क्या समस्या है ये किसको पता है? गाँव के लोगों को, गाँव के सरपंच को। तो गांव में क्या समस्या होती है, उसका समाधान क्या है, इसका सही अनुमान गांव में रहने वाले लोग और गांव का सरपंच ही लगा सकते हैं और वो ही उस समस्या का अच्छे ढंग से निवारण कर सकते हैं। इसलिए अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए संभव नहीं है कि वो हर गांव में जाए, वहाँ की समस्या को जाने, फिर उनको दूर करने का उपाय ढूंढे। तो इसीलिए हमने स्थानीय सरकार को पावर दे दी। क्यों? स्थानीय सरकार को समस्या का भी पता है और समस्या के समाधान का भी पता है। तो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वह उस समस्या का अच्छे ढंग से निवारण कर सकते हैं। इसीलिए हमने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है ताकि स्थानीय सरकार ही लोगों की समस्याओं को अच्छे ढंग से जान सकती है और वो ही वहाँ की समस्याओं को अच्छे ढंग से दूर कर सकती है। इसलिए पावर हमने स्थानीय सरकार को ही दे दी ताकि वो अपनी समस्याओं को अच्छे ढंग से जाने और उनका निवारण करें। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो हमने 1992 के अंदर संविधान का संशोधन किया, जिसको हम संविधान का 73वां संशोधन कहते हैं, यानी कि 1992 से पहले संविधान में 72 बार बदलाव हो चुका था। 1993 में 73वीं बार संविधान में हमने बदलाव किया। इन नए बदलावों में हमने क्या नई चीज़ लेकर आए संविधान में? तो पहली चीज़ हम ये लेकर आए कि जो हमारा पंचायती राज का जो 3 स्तरीय ढांचा था उसको हमने अच्छे ढंग से स्थापित किया। गांव के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लिए ब्लॉक समिति और जिले के लिए जिला परिषद, 3 स्तरीय पंचायती राज हमने गांव के अंदर सही ढंग से स्थापित किया। दूसरा, जो हमारा ये 3 स्तरीय स्थानीय सरकार है, इनका चुनाव का समय हमने निश्चित किया। पहले इनके चुनाव का समय निश्चित नहीं होता था, अब हमने 5 वर्ष इनका समय निश्चित कर दिया। तीसरा, कुल सीटों में से स्थानीय सरकार की जितनी सीटें उनमें से 1/3 स्थान हमने महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी भी उनकी जनसंख्या के अनुसार से हमने स्थान उनके लिए भी आरक्षित कर दिया और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया। और चुनाव आयोग का काम है स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें अभी नहीं दिया है, हमने पीछे पढ़ा था कि हमने कुछ कर ऐसे जिसको उगाने का अधिकार हमने स्थानीय स्तर की सरकारों को दे दिया ताकि उस पैसे से वो अपने क्षेत्र के अंदर समाज कल्याण के, जनता के कल्याण के कार्य करवा सके। तो ये हमने कुछ चेंज किया संविधान का 73वां संशोधन 1992 में करके। क्या ये सच है कि संघवाद केवल बड़े देशों के लिए ठीक है? तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, संघवाद केवल बड़े देशों के लिए ठीक नहीं है, छोटे देशों के लिए भी ठीक है। क्यों? संघवाद में क्या होता है? संघवाद में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। यहाँ पर स्थानीय लोगों के पास भी पावर होती है।
स्थानीय लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं का, आवश्यकताओं का बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सत्ता की साझेदारी की प्रक्रिया में हम उनको भी भागीदार बनाते हैं ताकि वो देश की तरक्की में अपना योगदान, देश के हर एक देश चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो तरक्की करना चाहता है। लेकिन अगर सत्ता की हमने साझेदारी, विकेंद्रीकरण या संघवाद जैसा विकल्प देश में अगर हमारे है तो देश उन्नति करेगा, अच्छा करेगा। क्यों? देश के सभी लोग देश की उन्नति के अंदर अपना योगदान देंगे तो देश उन्नति तरक्की करेगा। उसके बाद हमारा जो पंचायती राज का जो 3 स्तरीय हमने गांव स्तर पर बनाया है, वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो संविधान का जो हमने 73वां संशोधन किया 1992 में, उसके अनुसार हमने पंचायती राज के 3 स्तर बनाए। एक तो गांव स्तर पर, गांव की एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में कौन आता है? गांव के सभी बालिग व्यक्ति का मतलब जिनको वोट डालने का अधिकार होता है, 18 साल से अधिक आयु के सभी पुरुष व स्त्री, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये ग्राम सभा के सदस्य क्या करते हैं? एक तो गांव के लिए सरपंच का चुनाव करते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत के जो और सदस्य जिनको मेंबर कहते हैं, उनका चुनाव करते हैं और पंचायत गांव के आवश्यकताओं का, हितों का ध्यान रखती है। स्थानीय सरकार का दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति के अंदर मैंने आपको बताया था 2 गांव भी आ सकते हैं, छोटे तो 3 गांव की भी एक ब्लॉक समिति बनाई जा सकती है। और ब्लॉक समिति के अंदर सभी पंचायतें जितनी उसके नीचे आ रही है, ब्लॉक समिति मान लो 2 गांव की है तो उस ब्लॉक समिति के नीचे 2 सरपंच काम करते हैं और ब्लॉक समिति का काम है अपने दोनों पंचायतों का कार्य देखना और उनके काम के अंदर उनकी मदद करना। स्थानीय सरकार का तीसरा स्तर है हमारा जिला परिषद का। ये लगभग एक जिले स्तर पर होता है और एक जिले में जितनी पंचायतें होती है वो उसके नीचे काम करती है। MP, MLA इत्यादि अपने पद के कारण मतलब इसके सदस्य इसके नीचे अंडर में आते हैं। इसके चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो अपना एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जो जिला परिषद का चेयरमैन कहलाता है। जिला परिषद अपने क्षेत्र में आने वाली ब्लॉक समिति है और पंचायतें हैं, उनके कार्यों की देखरेख करती है। तो आज हम इतना ही करेंगे और आज आपको क्वेश्चन नंबर 9 ही लिखना है। पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं यही आपको राइट करना है। यहाँ तक सभी क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से याद करोगे, पीछे वाले क्वेश्चन भी साथ के साथ आप दोहराओगे। ये आज का काम है आपका। धन्यवाद।